नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, हेल्थ इश्यूज के कारण मैं आपकी क्लास इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब रही है, रेगुलर नहीं ले पाई, लेकिन आज से मैं आपकी क्लास रेगुलर लूंगी। तो आज हम, जैसा कि कल आपकी क्लास नहीं चल पाई थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों की करंट अफेयर 11 और 12 अगस्त के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा राशिद बंदरगाह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जिसका नाम है राशिद पोर्ट, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस देश में स्थित है। ऑप्शंस आप दोस्तों देख ही रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, वो है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है राशिद बंदरगाह, राशिद पोर्ट। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में देखते हैं किन कारणों से ये चर्चा में था। तो देखिए, भारतीय नौसेना की 2 जहाज है जिनका नाम है INS विशाखापट्टनम, ठीक है, और साथ ही INS त्रिकंद। ठीक है, ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात की जो नौसेना है उसके साथ एक अभ्यास में भाग लेने के लिए दुबई के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राशिद बंदरगाह पर पहुंची है। ठीक है, तो एक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और उस अभ्यास में जो उसका आयोजन देखिए राशिद बंदरगाह पे किया जा रहा है। और इस राशिद जो ये अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास का नाम है जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार, जो कि 11 अगस्त तक ये चला है अभ्यास। तो इसमें जो है ये जो भारतीय नौसेना की 2 जहाजों ने भाग लिया, एक INS विशाखापट्टनम ने और एक INS त्रिकंद ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, बेसिकली इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था, ये जो नौसैनिक अभ्यास किया गया, आयोजित किया गया दुबई के राशिद बंदरगाह पे, राशिद पोर्ट पे, तो इस उद्देश्य देखा जाए एक दूसरे की बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना, यानी कि जो दोनों देशों की नौसेनाएं हैं उनके बीच में बेहतर प्रक्रिया को साझा करना, और साथ ही साथ दोनों देशों की, यानी कि भारत और यूएई की जो नौसेना है उनके बीच में समन्वय को स्थापित करना और समन्वय को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य था। यहाँ पे हम बात करें प्रदर्शन किया गया, तो यहाँ पे जो रियर, ठीक है, एडमिरल विनीत फैकार्टी की कमान ने ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ पेशेवर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ करेंगे नहीं, किया है। और इसमें मुख्य जोर किस पे रहेगा, तो यहाँ पे समुद्री अभियानों पर इसमें मुख्य जोर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो जायद तलवार अभ्यास है ये किन देशों के बीच में होता है, तो भारतीय नौसेना के बीच और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच में। ठीक है, अभी हाल ही में आयोजन किया गया दुबई के राशिद बंदरगाह के, जिस कारण से ये चर्चा में था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की प्रजातियों के पुराने अवशेष की खोज हुई। अभी कुछ जीवाश्म मिले हैं, उस जीवाश्म में जो अवशेष थे उसमें जो पौधे खाने वाले डायनासोर थे, यानी कि जो वेजिटेरियन डायनासोर थे, उन प्रजातियों के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। कहाँ पे दोस्तों, तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, तो IIT रुड़की, ध्यान रखिएगा किसने खोजा है, तो IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जैसलमेर में लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले, ठीक है, डेक्रियोसॉरिड डायनासोर, ध्यान रखिएगा क्या नाम था इनका, डेक्रियोसॉरिड डायनासोर, जो कि लंबी गर्दन वाले होते हैं और पौधे खाने वाले होते हैं। और इन डायनासोर के सबसे पुराने जो जीवाश्म अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो उसकी खोज की गई है IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, तो भारत जो है डायनासोर के विकास का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि अगर लगातार देखा जाए कई जगहों से हमें डायनासोर के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि प्रमुख केंद्र रहा होगा डायनासोर के विकास का कौन दोस्तों, भारत। ठीक है, नेचर के जो प्रकाशक है, प्रकाशकों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जिसका नाम है साइंटिफिक रिपोर्ट, उसमें एक जो है प्रकाशित अध्ययन से ये पता चला कि अवशेष जो है कितने पुराने हैं, 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और एक नई प्रजाति के हैं। ठीक है, और ये जो है नई प्रजाति के हैं जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। तो ये जो नई प्रजाति के अवशेष मिले दोस्तों, अभी तक जितने भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं उनसे किसी से मैच नहीं करते, ये नई प्रजाति के हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थे। और ये कितने साल पुराने हैं, तो ये अवशेष जो
है 167 मिलियन वर्ष पुराने, तो काफी पुराने ये डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इसे देखिए जो क्या नाम दिया है, तो थायरोसारस इंडिकस इसको नाम दिया गया। थारो यानी कि देखिए थार, तो थार मरुस्थल में ये मिला है, और इसे थारो यानी कि थार रेगिस्तान को ये संदर्भित करता है। चूंकि थार रेगिस्तान, ध्यान रखिएगा, थार जो कि भारत पाकिस्तान में फैला हुआ थार रेगिस्तान, तो थार रेगिस्तान में इसके अवशेष मिले, इसलिए इसका नाम रखा गया थायरोसारस इंडिकस। और ये चूंकि जो थार है ये रेगिस्तान को संदर्भित करता है, थार रेगिस्तान को, और जहां पे ये जीवाश्म पाए गए हैं, और दूसरा इसके मूल देश को संदर्भित, यानी कि इंडिकस यानी कि इंडिया से मिला है, तो इसलिए इसको दूसरा जो है मूल देश को संदर्भित करता है। तो नाम क्या है, थायरोसारस, ठीक है, थायरोसारस इंडिकस इस डायनासोर का नाम रखा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, स्टार कर लीजिएगा आप लोग ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा। देखिए गृह लक्ष्मी योजना, तो 2023 में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है, यानी कि इसकी शुरुआत की गई। और ये जो कार्यक्रम है ये बेसिकली जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास समुदायों की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चला है, गृह यानी कि घर से संबंधित है, लक्ष्मी यानी कि महिलाओं से संबंधित है, तो घर बनाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से वित्तीय सहायता कार्यक्रम है महिलाओं को, जो कि SC ST और जो कि बैकवर्ड क्लास की जो समुदाय की महिलाएं उनके लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम होगा, जिससे कि उन्हें उनके घर का निर्माण करने या सुधारने में मदद मिले। तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है दोस्तों, गृह लक्ष्मी मकान से संबंधित है, जिससे वो घर का निर्माण कर सके जिनके पास घर नहीं है, और जिनके पास घर है, जिनकी स्थिति घरों की खराब होगी उसको सुधारने में ये एक तरीके से वित्तीय सहायता करेगा ये योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, तो प्रत्येक जो लाभार्थी है उनको एक बार ही सहायता राशि के रूप में कितने लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो लाभार्थी होगा, जो महिला होगी, जो इस योजना की लाभार्थी होगी, उनको जो एक बार में 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें किफायती आवास की, ठीक है, आवास की पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। तो एक तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें आवास जो है सुलभ कराने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जिसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। तो कौन सा जिला जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है जल जीवन सर्वेक्षण के तहत? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, भोपाल है, जयपुर है, श्रीनगर है या फिर नई दिल्ली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी है, श्रीनगर जो है जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? श्रीनगर बन गया है 2023 का। इसमें देखा जाए श्रीनगर में जो पूरे भारत में, ठीक है, 114 हर घर जल प्रमाणित गांव को पीछे कर दिया है। तो देखिए अभी तक जो है हर घर जल प्रमाणित जो गांव है वो कितने हैं? 114। इन सबको पीछे छोड़ते हुए जो है श्रीनगर जो जिला है वो जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। यह उल्लेखनीय मान्यता जल जीवन के सफल क्रियान्वयन के लिए श्रीनगर की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, जो एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य देखिए क्या है, जल जीवन मिशन का स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल एक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो हर किसी को स्वच्छ और साथ ही साथ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो सरकार के द्वारा जल जीवन जो है मिशन शुरू किया गया था, और इसी का एक सर्वेक्षण किया जाता है कि ये जो मिशन है इसका क्रियान्वयन कितने अच्छे तरीके से किया गया है। तो एक सर्वेक्षण के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें से सबसे अधिक जो प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है वो जम्मू का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला बन गया है। श्रीनगर जिले ने देखा जाए तो 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक आयोजित जो जल जीवन सर्वेक्षण था उसके के मूल्यांकन में अपना असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से यह सम्मान जो है वो हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो जल जीवन सर्वेक्षण, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना का क्या नाम है? तो उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों डी है देविका। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि
ठीक है, 190 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई गई उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना जो है देविका पूरी हो गई। देविका ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है देविका, ठीक है, जो कि पूरा हो गया है। ये 190 करोड़ की लागत से बनाई गई परियोजना थी। अगर हम बात करें देविका के बारे में दोस्तों, तो ये जो है पवित्र नदी जो गंगा है, गंगा की बहन मानी जाती है देविका, और ये जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर जिला है वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है सुधम, ठीक है, सुध महादेव मंदिर, उसी के पास में जो पहाड़ियां वहां से देविका निकलती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा देविका को गंगा नदी की बहन माना जाता है। और ये कहाँ पे, ये किसकी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये रावी नदी की सहायक नदी। कैसे, तो ये जो पश्चिम पंजाब है जो कि पाकिस्तान में है उसकी ओर बहती हुई जाती है, और ये जो रावी नदी में ये जाकर के मिल जाती है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली जो नदी कायाकल्प परियोजना देविका है, देविका नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो रावी नदी की है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में, माफ करिएगा पश्चिमी पाकिस्तान में यानी पंजाब प्रांत में मिल जाती है जाकर के। नमामि गंगे की तर्ज पर 190 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित इस परियोजना का शुभारंभ जो किया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। परियोजना को भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया था। देविका नदी को पुनर्जीवित करने का काम जो है शुरू किया गया था दोस्तों मार्च 2019 में, लेकिन उसके बाद 2020 में जैसा कि कोविड महामारी आ गई थी, उस प्रकोप के कारण जो है कुछ समय के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो 2 साल यानी कि 2021-2019 से शुरू किया गया था। 2021 में इस काम को पूरा होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये काम पूरा नहीं हो चुका। अब जाकर के 2023 में ये काम पूरा हो गया है, जिसकी जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना जो है वो है देविका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो जो 7वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक है दोस्तों, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया, इस बैठक की जो मेजबानी की गई है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रिक्स की इस बार मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में इन्होंने भाग लिया, और ये जो बैठक है, ठीक है, जो 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक थी, इसका आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। और यहाँ पे बात करें, इसी दौरान पीयूष गोयल ने जो है बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि भारत जो है 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेगा। फोरम का उद्देश्य क्या है बेसिकली देखा जाए तो ये जो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य देखिए क्या है, स्टार्टअप्स, निवेशकों, इंक्यूबेटरों, इच्छुकों उद्यमियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के सहयोग को साझा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में अन्य ब्रिक्स सदस्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की मदद कर सकता है। बैठक में देखिए कौन कौन से देश भाग लिए, तो जो ब्रिक्स देश हैं दोस्तों, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। तो जो ये ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश हैं, इन्होंने इस बैठक में जो भाग लिया, तो सदस्य देशों के जो उद्योग मंत्री थे वो इस बैठक में भाग लिए, और बैठक के दौरान ही देखा जाए तो एक संयुक्त घोषणा पत्र भी अपनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो देखिए जो है यहाँ पे हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहां पे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, जिसमें भारतीय दल का जो नेतृत्व करेंगे वो भाला फेंक खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करने जा रहा है दोस्तों? नीरज चोपड़ा करने जा रहा है। भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो आगामी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें भारत का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय दल का। और इस चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों, यानी कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की, ये 19 तारीख से शुरू होगा, 27 तारीख तक चलेगा, ठीक है। कहाँ पे? हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? तो 19वां संस्करण जो है ये आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो विश्व एथलेटिक्स और साथ ही साथ हंगेरियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, ये स्पोर्ट से रिलेटेड है कि सबसे दो चीजें हमें इसमें से पता चल रही है कि एक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन होने वाला है वो हंगरी बुडापेस्ट में होने वाला है, और भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न पे तक चलते हैं दोस्तों। ये डेट से रिलेटेड है कि हाल ही में कब विश्व शेर दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है 10 अगस्त को मनाया गया। चलिए आप मुझे बताइए वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बाकी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वर्ल्ड लायन डे के बारे में बात करें, जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए जो शेर होते हैं और उनके जो आवास होते हैं, उनको संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, हर साल देखा जाए तो 19 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों, माफ करिएगा यहाँ पे 19 लिख गया दोस्तों, ये जो कि करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 10 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों। कौन सा दिन मनाते हैं, ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे। ठीक है, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, वर्ष 2013 में, तो बिग कैट रेस्क्यू द्वारा आयोजित किया गया था पहली बार इस दिवस को 2013 में। बिग कैट रेस्क्यू शेरों को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त सेंचुरी है। ठीक है, शेरों के बारे में दोस्तों बात करें तो देखा जाए प्राय जो है पूर्वी या दक्षिण अफ्रीका के विशाल सवाना और भारत के काठियावाड़ के गिर वन में ये संबद्ध है। ठीक है, और लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान से अभिन्न अंग थे। ठीक है, यद्यपि अभिन्न स्थान जो ये स्थान है जहाँ पे पहले शेर जो अभिन्न अंग हुआ करते थे कभी शेरों के स्थानों का, अरब प्रायद्वीप, ये शेरों यहाँ से जो है शेर अब विलुप्त हो चुके हैं। फिर इनकी जो है उपस्थिति के प्रमाण ऐतिहासिक वृत्तांतों, ठीक है, पुरातात्विक खोजों और भाषाई अध्ययनों में पाए जाते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, यूरेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में फैले एक विशाल और विविध क्षेत्र पर शेरों की उपस्थिति थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये शेर की उपस्थिति के बारे में देखा। बाकी ध्यान रखिएगा विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों एक दिवस की और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ही अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में। तो गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक निर्यात 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह स्थान प्राप्त हुआ 18वां स्थान। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो वार्षिक प्रमुख प्रकाशन विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार भारत विश्व व्यापारिक व्यापार में अग्रणी निर्यातकों में कौन से स्थान पे दोस्तों, 18वें स्थान पे। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत जो है माल आयात में 9वें स्थान पे है, और वहीं पे माल निर्यात के मामले में देखा जाए तो 7वें स्थान पे। ये किस रिपोर्ट में बताया गया, तो जो WTO के अनुसार जारी किया जाता है, WTO के द्वारा विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा, ठीक है, 2023 के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2022 के लिए विश्व व्यापारिक व्यापार में अग्रणी निर्यातक में देखिए कौन है, चीन रहा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, फिर जर्मनी रहा है। ये शीर्ष 3 जो है स्थान पे रहे। तो विश्व व्यापारिक व्यापार में अग्रणी देश कौन सा रहा है, निर्यातक रहा है, वो चीन रहा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, फिर जर्मनी रहा है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लूना 2025 मिशन का संबंध किस देश से है। दोस्तों बहुत पहले भी देखिए, ध्यान रखिएगा, ये उम्मीद कर रही हूँ कि इसका आंसर आप लोग दे लेंगे। रूस से संबंधित है लूना 25, जो कि एक चंद्र मिशन है। तो लूना मिशन का संबंध देखा जाए रूस से है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोस्कोसमोस, ठीक है, ये अब चंद्रयान मिशन लूना 25 को कब लॉन्च किया दोस्तों, 11 अगस्त को लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, जो जानकारी मिली है उसमें लूना का जो है 2025 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन खोज करेगा। तो किस उद्देश्य से लूना 25 को लॉन्च किया गया है, जो है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस को, तो ये चंद्रमा पे जाकर के ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही जो है चंद्रमा की जो आंतरिक संरचना है उस पर भी ये रिसर्च करेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार लूना 25 को लॉन्च किया जा रहा है, इससे पहले सबसे पहले बात करें तो 1976 में भी चांद पर मिशन लूना 24 उतारा जा चुका है, और ये अब 2023 में लूना 25 उतारा गया है रूस के द्वारा, जो कि एक चंद्रयान मिशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? एस परमदेश को किया गया है। परमेश को, माफ करिएगा, एस परमेश को। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? संग्राम सिंह को किया गया है। विश्व नागासाकी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए कौन? सूर्य कुमार यादव। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में जोड़ी ने, किस जोड़ी ने LS3 LS स्पोर्ट्स रेडी में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। किस जोड़ी ने? तो प्रमोद भगत ने और सुकांत कदम ने। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। कुछ दिनों से जो है करंट अफेयर प्रॉपरली डिलीवर हो पा रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपकी रेगुलर क्लास नहीं चल पाई, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर करिएगा और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने साथ ही साथ जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।